नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की टॉपिक पढ़ रहे हैं स्वीकृति के जो धारा चालू होते हैं वो 17 से लेकर 23 तक के धारा हैं। धारा 17 से लेकर 22 तक हम लोगों ने स्वीकृति पढ़ ली है। जो कौन कौन परिस्थिति में स्वीकृति किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग धारा 23 देखते हैं, जिसके बारे में बताएं स्वीकृति कब सुसंगत है, कौन परिस्थिति में ये स्वीकृति सुसंगत नहीं है। ये इसका हेडिंग है। हेडिंग ये बताता है कि सिविल मामलों स्वीकृति कब सुसंगत है, लेकिन इसके जो धारा का आगे लाइन बताता है सिविल मामलों में कोई स्वीकृति सुसंगत नहीं है। मतलब वो कौन सी परिस्थिति के अधीन है जो सिविल मामलों में स्वीकृति करता है पक्षकार, वो सुसंगत नहीं है। वो किन परिस्थिति में सुसंगत नहीं उसके बारे में बताया गया है। यही एक क्वेश्चन मार्क है, वो स्वीकृति कब सुसंगत है। तो जो स्वीकृति सुसंगत है उसके बारे में धारा 17 से हम लोग 22 तक देख लिए किन किन परिस्थिति में वो सुसंगत है स्वीकृति। अब जो धारा ये बताता है, इसका हेडिंग बताएं सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। मतलब वो स्वीकृति करेगा पक्षकार, वो कब सुसंगत नहीं है, इसका पहला हेडिंग लाइन यही है। ये जस्ट उल्टा चलता है। ये धारा बताता है कि इसका हेडिंग सिविल मामलों में स्वीकृति कब सुसंगत है। तो ये जो कब सुसंगत है, ये धारा 17 से 22 तक हम लोग देख चुके हैं कि कब कब वो सुसंगत है। अब हम लोग देखते हैं सिविल मामलों में कोई स्वीकृति सुसंगत नहीं है। इसका जो धारे का नीचे लाइन है बेयर एक्ट एक लैंग्वेज है, तो ये कब सुसंगत नहीं है ये उसको देखते हैं। तो पहला इसका देखते हैं, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये पहला इसका जो बताता है, आगे का जो हेडिंग लाइन है वो बताता है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर, मतलब क्या है, जो पक्षकार है इस शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कोई पक्षकार है इस शर्त पर कि कोई स्वीकृति करता है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या है, उसका साक्ष्य स्वीकृति जो है वो सुसंगत नहीं हुआ। इसको क्या बोला जाता है, बिना प्रतिकूल प्रभाव के स्वीकृति इसको बोला जाता है। बिना प्रतिकूल प्रभाव के स्वीकृति, इसका देने का उद्देश्य यह है कि सिविल मामला बहुत लंबा चलता है और इसमें क्या है, दीवानी जो मामला रहता है उसमें वादी और प्रतिवादी को यह अवसर दिया जाता है कि वो वाद का निपटारा बाहर अपने कर ले। लेकिन इसी को यदि कोई वादी या प्रतिवादी के द्वारा, कोई वादी और प्रतिवादी के बीच कोई पत्र व्यवहार होता है जिसमें उसने अपने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया गया हो, तो उसमें क्या है, इस अभिव्यक्त शर्त के साथ की गई हो कि उसका जो है न्यायालय में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, बिना प्रतिकूल प्रभाव की स्वीकृति। मतलब जो पक्षकार हैं यदि किसी चीज़ को बाहर स्वीकार कर लिया जाता है राजीनामा के लिए, तो उसको इस शर्त के साथ कि उसने इस कथन को स्वीकार किया है या स्वीकृति किया है, इसके बारे में न्यायालय में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, इसकी सुसंगत नहीं होगी। तो यही बताता है, इसको कहा जाता है बिना प्रतिकूल प्रभाव की स्वीकृति। मतलब जो पक्षकार है उसको अगर कोई पत्र व्यवहार में कोई चीज़ को स्वीकार कर लिया है, या वादी या प्रतिवादी ने किसी एक दूसरे के न्यायालय के जो बाहर हैं वाद को निपटारे करने के लिए कोई बात को स्वीकार कर लिया है, तो वो वादी या प्रतिवादी कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि इसने वादी और प्रतिवादी ने समझौते के दौरान यह बात को स्वीकार किया है। तो इसके बारे में क्या है, वो सुसंगत नहीं है और वो क्या है, इसकी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये पहला है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें ऐसी परिस्थिति के अधीन की गई हो जिससे न्यायालय यह अनुमान कर रहे हो कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। मतलब न्यायालय इस अनुमान के साथ कार्य करे कि उन दोनों के बीच, वादी और प्रतिवादी के बीच परस्पर सहमत हो गए हो कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या है, वो जो स्वीकृति करेगा वो सुसंगत नहीं होगी। क्यों, न्यायालय को क्या है, पक्षकार को क्या देना है, राजीनामा का अवसर देना है। राजीनामा के लिए पक्षकार को परस्पर अगर सहमत हो गए हैं, तो उन दोनों के पक्षकार के बीच अगर सहमति के बीच कुछ असहमति रह जाती है, तो उन दोनों के बीच यह कह के उसने सहमति के दौरान यह बात कहा था, उसने इस समझौते के दौरान यह बात उसने स्वीकार किया था, इसके बारे में उसके कोर्ट में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इसमें न्यायालय को यह अनुमान पर कार्य कर रहा है कि उसने परस्पर सहमत है। न्यायालय अनुमान पर अनुमान कर सकेगी कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो यही बात बताता है, यदि कोई पक्षकार है जो परस्पर सहमत है, तो उसके बारे में जो है न्यायालय अनुमान करता है कि उसने परस्पर सहमति के अनुसार कोई बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो उसके बारे में कोर्ट में जो है साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। वो जो स्वीकृति है वो सुसंगत नहीं होगी, धारा 22 के 23 के अनुसार।
इस धारा का उद्देश्य यह है कि पक्षकारों को जो सिविल मामला होता है उसमें क्या है, समझौते के अवसर प्रदान करना होता है कि जो पक्षकार है अपने विवाद को न्यायालय के बाहर जाकर किसी तथ्य को स्वीकार करके कोई भी बात को अपने बीच उसे विवाद को सुलझा सके। इस धारा का उद्देश्य है सिविल मामले। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जो अपराधी होता है उससे कोई समझौता नहीं किया जाता है, उसे सिर्फ एक दंडित दिया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त करे। लेकिन क्या होता है, दीवानी मामलों में अगर कोई स्वीकृति रहता है, यदि वो इस शर्त पर दी गई है कि इसे साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या परस्पर न्यायालय यह अनुमान करते हैं कि उसने सहमति दिया है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो क्या है, वो जो स्वीकृति रहेगा उसका जो कोर्ट में उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये धारा का उद्देश्य है। यदि कोई पक्षकार है जो न्यायालय के बाहर कुछ चीज़ को स्वीकार कर लेता है राजीनामा के उद्देश्य से ले, और उस पक्षकार के बीच अगर उस समझौता नहीं होता है, तो उस दोनों के दौरान में वो क्या कहा था उसके बारे में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इसका यही उद्देश्य था। तो ये धारा 23 बताता है। हम लोगों ने स्वीकृति के टॉपिक जो है धारा 17 से लेकर 23 तक का कवर कर लिए गए। अब जो धारा 31 बताते हैं वो स्वीकृति के प्रभाव को बताते हैं कि जो स्वीकृति होते हैं उसका क्या प्रभाव रहता है, यदि वो स्वीकृति ना हो जाए तो उसके प्रभाव क्या होगा। इसके बारे में जो बात बताया गया है वो धारा 31 में बताया गया है, स्वीकृति के प्रभाव। तो धारा 31 इस प्रकार है, देखते हैं। स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंधन कर सकती हैं। विबंधन क्या है, जब स्वीकृति रहते हैं, कोई पक्षकार स्वीकृति करने के बजाय कहीं मुकर जाए कि वो मैंने ऐसा कथन नहीं किया है, ऐसा स्वीकार नहीं किया है, तो क्या होगा, वो स्वीकृति क्या है, वो निश्चायक सबूत नहीं होगा। निश्चायक सबूत क्या होता है, जो धारा 4 में बताया गया है निश्चायक सबूत है। किसी तथ्य को जब क्या है प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसके बारे में कोई दूसरा साक्ष्य नहीं लिया जाता है, ये क्या है निश्चायक सबूत बताया जाता है। और कोई स्वीकृति रहता है तो स्वीकृति को क्या है, न्यायालय क्या है उसके बारे में साक्ष्य नहीं लिया जाता है। धारा 58 के तहत क्या है, कोई स्वीकृति रहता है, उस स्वीकृति का साक्ष्य संग्रह नहीं किया जाता है। धारा 58 के तहत न्यायालय उस तथ्य को स्वीकृत मानता है, उसके बारे में साक्ष्य नहीं लिया जाता है। किंतु जो स्वीकृति रहता है वो न्यायालय यह कह सकते हैं कुछ स्वीकृत विषय के तहत अन्य के तहत उसे साबित किया जाए। तो धारा 58 के तहत न्यायालय का विवेका शक्ति को जो स्वीकृत विषय है उसे स्वीकृत के रूप में साबित न करके अन्य रूप में उसे साबित किया जाए, तो न्यायालय का क्या है, विवेकाधिकार रहता है। अब धारा क्या बताता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु क्या है, विबंधन कर सकते हैं। विबंधन की जो परिभाषा बताया गया है वो धारा 115 में दे रखा है। विबंधन क्या होता है, जो पक्षकार है कोई बात एक बार कह दिया गया है तो उसके ऊपर वो बंधन रहता है, वो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो यही क्या है, विबंधन है। अब देखते हैं धारा स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। क्या है, वो निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृत तो है, वो स्वीकृत के रूप में क्या है, उसे न्यायालय को मान सकते हैं कोई स्वीकृत है, लेकिन पक्षकार जब उस चीज़ से मुकर जाए तो क्या है, वो उसे निश्चायक सबूत नहीं होगा। मतलब क्या है, उस चीज़ को जो स्वीकृत हुआ है वो निश्चायक सबूत नहीं है। मतलब क्या है, कोर्ट उस चीज़ को साक्ष्य संग्रह के लिए मना नहीं है। क्या स्वीकृत निश्चायक सबूत की जो परिभाषा दे रहा है उसके तहत यह है कि जिस चीज़ के साक्ष्य एक बार साबित कर दिया जाता है उसे दोबारा उस चीज़ से साक्ष्य नहीं लिया जाता है, ये निश्चायक सबूत है। लेकिन क्या है, ये निश्चायक सबूत नहीं है। क्या है, वो स्वीकृत है, लेकिन पक्षकार जब उस चीज़ से इनकार कर दिया जाता है तो उसके बारे में न्यायालय का यह विवेकाधिकार है कि उसे स्वीकृत के रूप में साबित न करके उसे क्या है, अन्य रूप में साबित करने के लिए वो न्यायालय कह सकता है। यही बात बताया गया है। इसका क्या है, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। जब कोई स्वीकृत रहता है उसे न्यायालय का वे सकते हैं धारा 58 के तहत उसे साबित करने के लिए मना कर दिया जाए, उसके बारे में साक्ष्य नहीं किया जाए, उसे साबित मानेगा। लेकिन जब पक्षकार उस चीज़ से इनकार कर दिया जाता है तो उसके बारे में न्यायालय का यह विवेकाधिकार हो जाता है कि उस चीज़ के बारे में उस जो तथ्य स्वीकार किया गया है उसे स्वीकृत के रूप में साबित न करके उसे अन्यथा साबित करने के लिए न्यायालय कह सकता है। ये है धारा के जो पहला हेडिंग है। अब आगे देखते हैं इसका। किंतु ये तस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंधन के रूप में परिवर्तित हो सकेगी। जो स्वीकृत रहेगा, अब स्वीकृत तो रहेगा वो स्वीकार के लिए, लेकिन क्या है, उसके बारे में साक्ष्य कोर्ट संग्रह के लिए, तो कोर्ट का विवेकाधिकार को उसे साक्ष्य ले, उसे स्वीकृत के रूप में साबित न करके उसे अन्य रूप में साबित करे, ये ऐसा कोर्ट का कहना है। अब क्या है, जो पक्षकार है स्वीकृत किया है वो उसे स्वीकृत नहीं है, लेकिन वो क्या है, विबंधन के रूप में, जो विबंधन की जो परिभाषा दे रखे हैं धारा 115 में,
तो क्या है वो जो स्वीकृत रहेगा वो विबंधन के रूप में परिवर्तित हो सकेगा, उसे विबंधन के रूप में कहा जा सकता है कि आपने इस बात को इसके तहत कहा था, वो क्या है आपके ऊपर बंधन है, इस बात को आपने उससे स्वीकार किया था कि क्या वो स्वीकृत नहीं है लेकिन उसे विबंधन किया जा सकता है, उस बात को उसने कहा है और उसे कहने से इनकार करने के लिए उसे मना किया जा सकता है, ये क्या है विबंधन के रूप में है। तो ये बात बताता है धारा 31। थैंक यू, कीप वॉचिंग।